जी बेटा रखनी तो 2 घंटे टाइम बताओ मुझे। कल कल बच्चों के यहाँ किसी है काम? कोई नहीं फ्रेंड को तो फिर इनके आपको 11 से। हाँ किसकी क्लास होगी? क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसकी क्लास के लिए 10 to 11 हाँ। नहीं तो कहीं हमारा टाइम तो नहीं चेंज कर दिया? वालेकुम सलाम हादिया जी, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करनी है ग्रामर को लेकर। इफ ओके, अभी तक सो फार जो हम लोगों ने पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम उसमें आ रहा हो? क्राइटेरिया भी आप लोगों को असेसमेंट का समझ में आ गया है कि किस तरह वो असेस करेंगे? जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी कोई आप लोगों की ज्वाइनिंग के बाद कोई ज्वाइन किया, जिनके साथ असेसमेंट क्राइटेरिया शेयर ना हुआ हो या उन्होंने ना देखा हो, और कोई बच्चा एक के अलावा बीच में वो बच्चे आ रहे हैं, तो उनको मैं रेफरेंस देती हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या बात कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जब लेट ज्वाइन करते हैं वो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो भी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि वो पहले शेयर हो चुकी होती हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं दोबारा शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, लेकिन दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन शेयर्ड बाय आई कैप। तो जिस तरीके से वो आप लोगों के काम को असेस करेंगे, किस किस बच्चे ने, इसका मतलब है मेरे साथ आप दोनों ने फर्स्ट क्लास भी नहीं ली हुई? ओके चले, मैं फिर कर दूंगी आज दोबारा। इंट्रो क्लास की पीपीटी आप लोगों के पास है? वो फिर इन दोनों ने लेट ज्वाइन किया होगा तो फिर नहीं होगी, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पास पेपर्स भी हैं, वो लिंक होगी तो उससे डाउनलोड कर लिए पेपर्स आपने? ओके ठीक है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो आपने आई कैप की उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने वीडियो के थ्रू आप देख लेना, तो वो शेयर करना है, लेकिन आपने सेव वो सिस्टम पे करना है, सेलफोन पे नहीं करिएगा। सेलफोन पे आपका एक तो ओपन नहीं होगा, वो फाइल बहुत हैवी है, और सेलफोन पे आपका डेटा को वो करप्ट कर देगा, तो वो फायदा कोई नहीं होता। तो सिस्टम पे ही वो डाउनलोड होगा। कई तो सिस्टम्स पे भी वो सही तरह ओपन नहीं होता, वो इस तरह की फाइल्स हैं। तो सेलफोन पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज मैं वो दोबारा शेयर कर दूंगी आप लोग ग्रुप के अंदर, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। अच्छा जी, असेसमेंट क्राइटेरिया ये है। वो पेपर का आइडिया है जो 2 नए बच्चे आए हो कि पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा? किस होंगे, किस किस को याद है? बताएं पीछे। हाँ जी। ओके, पैसेज में 2 पार्ट्स हैं। प्रेसी में कौन से 2 पार्ट्स हैं? एमसीक्यूज एंड प्रेसी राइटिंग, या फिर 8 पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। गुड, आपके मेन ये चीजें हैं। ओके, अब ये स्टार्ट ही उन्होंने प्रेसी राइटिंग से किया कि ये 10 मार्क्स की आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा। समझो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप लोगों का 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ए पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आप लोगों ने 10 एमसीक्यूज का जवाब देना है, वो 20 मार्क्स के होंगे। एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। रीडिंग पैसेज आपके सामने होगा तकरीबन 300 वर्ड्स का, उसको आपने पढ़ना है, 10 एमसीक्यूज के आपने जवाब देने हैं। उसके बाद ये पार्ट ए हो गया। सेम रीडिंग पैसेज जो आपका है, उस क्वेश्चन ये है
कि या तो वो आपको प्रेसी राइटिंग करने को एक क्वेश्चन देते हैं बी में, और अगर उन्होंने प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन नहीं डाला तो वो पार्ट बी के अंदर आपको कहते हैं कि 8 मेन पॉइंट्स को पैसेज में से और नीचे जो हमने बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर राइट कर दीजिए। चॉइस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे या तो प्रेसी राइटिंग कर लो या 8 पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर लो, इन दोनों में से वो कोई एक डालते हैं पार्ट बी के अंदर। ठीक है। क्राइटेरिया उसके मार्किंग का ये है कि 10 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज और 10 मार्क्स का आपका प्रेसी राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 20 मार्क्स का, पार्ट बी 10 मार्क्स का, तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 30 मार्क्स का होगा। अब ये जो 10 मार्क्स की वो जो मार्किंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं प्रेसी राइटिंग की, वो ये चीजें मार्क कर रहे हैं माइंड के अंदर। सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स को वो नहीं देखेंगे, आपने प्रेसी राइटिंग लिख दी है वो ये नहीं देखेंगे, बच्चे ने कुछ टाइप करके लिख दिया है, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से दी गई है क्या पढ़ लेंगे, वो रिक्वायरमेंट पूरी की गई है कि नहीं की है, दी गई है। और फॉर दैट मैटर ना सिर्फ आईकैप की तरफ से, वो एक प्रेसी राइटिंग की ओवरऑल जनरल एक रिक्वायरमेंट है नोता के प्रेसी कि आपने सूटेबल जो है वो टाइटल बनाया है कि नहीं बनाया। 2 मार्क्स का आपका टाइटल आपको देंगे और 8 मार्क्स आपको प्रेसी राइटिंग के मिलेंगे। तो 8 और 2 मिलाकर 10 मार्क्स वो आपको दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिसाइड सूटेबल थीम फॉर द पैसेज, कि आपने थीम या टाइटल आपने बनाना है। आप अपने ओन वर्ड में लिखते हो प्रेसी राइटिंग को, या जो पैसेज में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके या उन्हीं को देख देख के वहां से टाइप करें, अगर कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं भी है। ये अगर करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ उन्होंने ब्रैकेट के अंदर ये चीज लिखी है, पहले इसको पढ़ लो। नोट, नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर प्रेसी इफ वर्ड्स और स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम द पैसेज। आपने अगर अपनी ओन लैंग्वेज, अपनी ओन अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं की और पैसेज में से वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर दिया या टाइप कर दिया, तो वो उसको कोई मार्क नहीं देंगे। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड, यानी कि 0। ये नहीं कि हम मार्क्स काटेंगे, नो मार्क्स आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड। तो वो 10 मार्क्स का खुदा ना खास्ता 0 भी मिल सकता है। तो टेक दिस थिंग सीरियसली। यूज योर ओन लैंग्वेज, कि आप अपनी अंग्रेजी किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हो। प्रेजेंट द की आइडियाज इन क्लियर कोहेरेंट मैनर, यानी कि पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 3 में, अगर वो पैसेज पैराग्राफ में डिवाइडेड है तो जो बात राइटर ने पैराग्राफ 1 में की हुई है, आप भी जब प्रेसी राइटिंग कर रहे हो तो वो आपने स्टार्ट में ही की है, या वो बात आप मिडिल में ले गए हो, मिडिल वाली फर्स्ट में ले गए हो, थर्ड पे जो बात उसने की थी वो थर्ड में ही आपने डाल दी है। तो वो आपका आइडिया क्लैरिटी के साथ है, कोहेरेंट है, कनेक्टेड है आइडियाज, कि जब कोई भी थर्ड पर्सन उस ओरिजिनल पैसेज को पढ़े और वही थर्ड पर्सन आपकी लिखी हुई प्रेसी राइटिंग को पढ़े, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो कहे कि हाँ ये जो चीज है बिल्कुल ओरिजिनल पैसेज जैसी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये शॉर्ट फॉर्म में, जो बात राइटर कन्वे करना चाह रहा था ओरिजिनल पैसेज में, वही इस लिखने वाले ने कन्वे की है, वही टोन वही स्टाइल उसने भी अपनाया है। फर्क ये है कि लफ्ज इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इंफॉर्मेशन सेम है, और इंफॉर्मेशन इसमें ब्रीफ दी हुई है। तो ये अगर कोई थर्ड पर्सन अगर ये इस तरह के रिमार्क्स देता है, तो कि हमारी जो प्रेसी राइटिंग है, या जो 8 पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे अपने इस पैसेज में से, वो बहुत अच्छा हमने काम किया। कि वो बंदा ये कह रहा है सेम इंफॉर्मेशन है, सेम स्टाइल है, सेम टोन है। फॉर एग्जाम्पल कोई सस्पिशन या एडवेंचरस टाइप ऑफ पीस ऑफ पैसेज है, लेकिन वो एडवेंचरस पीस ऑफ राइटिंग इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आपने सीधा सीधा एक जुमला लिख दिया, यहाँ कोई सरप्राइजिंग इवेंट हो रहा है और आपने उस सरप्राइजिंग इवेंट की विकेबुलरी सही किया और उसको एक नॉर्मल से अंग्रेजी में लिख दिया है। कोई सरप्राइज का एलिमेंट शो नहीं हो रहा, कोई स्टॉनिशमेंट शो नहीं हो रही, कोई आप समझो कोई शॉकिंग न्यूज कन्वे नहीं हो रही आपकी इन वर्ड्स में, जो कि यहाँ राइटर कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, तो मार्क्स कटेंगे। तो वो जो जो थीम है, जो टोन है, वो जिस पाथ पे आप रीडर को लेके जा रहा है, उसी पाथ पे हमने अपनी प्रेसी राइटिंग करनी है। जहां जो उस राइटर की है, हमने उस सोच को ही साथ में लेके चलना है, चाहे वो पॉइंट, आइडिया, पैसेज हमारे वैल्यूज, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सोच के मुखालिफ भी, तो भी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एक काम दिया गया है कि ये एक चीज पड़ी हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये सेल फोन है, इसकी डिस्क्रिप्शन जरा दे दो,
तो इस सेल फोन के साइज को ना आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ना इसके कवर को आप ब्राउन को ब्लैक हो, ना ही रेड कर सकते हो, ना ही ये माइनस कर सकते हो। तो कोई भी चीज आप इसमें ना इंक्लूड कर सकते हो ना एक्सक्लूड कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो चीजें डालनी है वो एज इट इज ही डालोगे, वरना देखने वाला कहेगा कि हाँ जी ये फोन पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कुछ इस फोन जैसी तो नहीं लग रही है, कुछ लग रही है भी फोन की बात हुई हुई है, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज यहाँ रेप्लिकेट नहीं हुई है। तो फिर उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। कीप दैट इन माइंड। करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने यूज की हुई है कि नहीं की हुई है, ये तो आपकी जगह जगह हर पीस ऑफ राइटिंग के अंदर उन्होंने मेंशन की हुई है कि करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोप्रिएट विकेबुलरी, यानी कि वर्ड चॉइस यूज कर रहे हो, वो आपका उस सिचुएशन के हिसाब से प्रेसी राइटिंग में करते हुए वो विकेबुलरी आप अप्रोप्रिएट यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो। कहीं ये वाली वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, आपने यहाँ कर लिए, तो फिर उसके भी मार्क्स कटेंगे। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी। वो सिंपल लैंग्वेज मांग रहे हैं आपसे, मेरे फैंसी लैंग्वेज नहीं है, मैं कैसे इसको चेंज करूं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाऊं या कॉम्प्लेक्स वर्ड कैसे बनाऊं। वो सिंपल लैंग्वेज मांग रहे हैं, वो आपकी ओन लेवल ऑफ अंग्रेजी मांग रहे हैं, सिर्फ एज लॉन्ग एज वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, एक कंटिन्यूटी के अंदर चल रही हो, आगे का पीछे पीछे का आगे ना हो, और वो ही वर्ड्स आपने उठा के यूज ना किए हुए हों। वरना खाता 0 मार्क्स मिल सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। मार्क्स का आपका ऐसे का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर वो ये सर्टेन चीजों को माइंड में रखते हुए आपकी असेस करेंगे या आपके काम को चेक करेंगे। कोहेरेंस एंड कोहेजन ऑफ आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स, वही जो ऊपर बात हुई कि आगे के पीछे पीछे की आगे बात तो नहीं लिखी हुई, एक फ्लो के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर बगैर किसी रुकावटों के आपकी पीस ऑफ राइटिंग चल रही है कि नहीं चल रही, या रीडर को रुकना पड़ रहा है, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है आपका पॉइंट, और फिर अच्छा ये लिखने की ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही है कहीं एग्जामिनर के माइंड के अंदर। एक चल रहा है एक तसलसल और इसकी कंटिन्यूटी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों ने इसको 30 मार्क्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, 20 + 10। 10 मार्क्स किस चीज के हैं, आइडिएशन के, और 20 मार्क्स है हमारे प्रॉपर ऐसे राइटिंग के। तो वो कोहेरेंस और कोहेजन वो ये भी देख रहे हैं कि जो आपने 10 मार्क्स का काम किया है राइटिंग साइड पे बॉक्सेस फिल अप करके, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके पीस ऑफ राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो cause 1 और जो यहाँ था वो तो पहले पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए था बॉडी में, आपने वो सेकंड में डाला हुआ है। जो कॉज सेकंड और इफेक्ट सेकंड है वो आपने फर्स्ट में डाल दिया हुआ है। जो थर्ड है वो बेशक आपने 3 में डाल दिया है। तो आपकी उन आइडियाज और ऐसे राइटिंग में भी तालमेल है कि नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड। इधर तो लिख दिया था क्योंकि मैंने बॉक्स फिलअप करना था, अंदर जाके मैंने उसकी अकॉर्डिंगली सीक्वेंस को माइंड में नहीं रखा है, गड़बड़ कर दिया। कहीं cause 1 का अफेक्ट 2 तो नहीं लिख दिया, और cause 3 और अफेक्ट 1 तो नहीं आ गया। ऐसा तो नहीं है, cause 1 है तो अफेक्ट 1 होना चाहिए ना, उसी का असर होगा, नतीजा निकलेगा ना। ऐसा नहीं है कि बात कुछ हम और करें और नतीजा हम डाल दें। तो ये भी कभी कभी बच्चे जल्दी के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, क्या काम को रीचेक नहीं करते कि cause 1 डालते हैं तो अफेक्ट 2 लिख दिया होता है गलती से, या अफेक्ट अगर डाला है तो अफेक्ट राइट साइड पे बॉक्स में डाला है लेकिन पैराग्राफ करते हुए बॉक्स के अंदर नहीं डाला, क्योंकि माइंड उस वक्त ये हो रहा है कि मेरे पैराग्राफ का जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कहीं 35 38 से ज्यादा ना हो जाए, तो वो बीच में अफेक्ट ही डालना भूल जाते हैं। देन वो आपकी कोहेरेंस नहीं बनेगी, उधर डाला हुआ था यहाँ आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो 7 C's वाला याद है ना, कंसाइज तो करना है लेकिन कंप्लीट भी तो देना है। कंसाइज करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में कि मैंने 150 वर्ड्स में रहना है, इसका मतलब है हम इनकम्प्लीट वर्ड दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कंसाइज भी रहना है और कंप्लीट भी करना है और क्लियर भी होना चाहिए। ओके, यहाँ वो उन दोनों पॉइंट्स पे मेंशन करें कि अगर हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को का ऐसे लिख रहे हैं या कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो भी अंदर आ जाए या तो फिर ना आए। अच्छा काम करते वो बेग साहब थे। ओके ठीक है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग,
ईच आइडिया शुड बी डिस्कस्ड इन अ, ये तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, रूल है कि एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक मेन आइडिया को हम लेकर चलते हैं, उसके सेकेंडरी पॉइंट्स हम दे सकते हैं। प्राइमरी आइडिया आपका एक होता है, प्राइमरी मुद्दा, प्राइमरी बात आपकी एक पैराग्राफ में एक होती है, उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आप दे सकते हो। एक पैराग्राफ के अंदर कभी भी हम दो मेन चीजों को डिस्कस नहीं करते राइटिंग में। तो वो यहाँ हमें दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई एक आइडिया जो है ना वो एक पैराग्राफ के अंदर ही लेके चलना, ये ना हो कि एक पैराग्राफ में दोनों कॉजेज डाल दो, या एक पैराग्राफ के अंदर अगर आर्गुमेंटेटिव कर रहे हो तो दोनों आइडियाज एक ही पैराग्राफ में आप डाल दो। वो उन्होंने 5 पैराग्राफ मांगे तो कोई वजह है ना, तो बना तो वो एक ही पैराग्राफ बना देते, आपको कहते हैं एक ही में बना दो, एक एक, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ दे दो और एक ही बॉडी पैराग्राफ दे दो, उसमें सारी चीजें डाल दो। क्यों उन्होंने डिवीजन की है? बार बार वो बता रहे हैं, इधर भी लिख के बता रहे हैं, टीचर्स के थ्रू भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ये माइंड में जहन नशीन हो जाए बात कि कोई भी पैराग्राफिंग हम जब पीस ऑफ राइटिंग करते हैं तो एक पॉइंट ही डिस्कस होता है मेन एक पैराग्राफ के अंदर, सेकेंडरी पॉइंट बेशक ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो वो इस चीज के भी मार्क्स काटेंगे अगर हमने एक मेन पॉइंट के बजाय दो मेन पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में डिस्कस किया है। ग्रामर और स्पेलिंग की बात वो हर जगह करेंगे आपकी, कि आपका करेक्ट ग्रामर होना चाहिए और करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, वहां रेड लाइन या ब्लू लाइन नहीं आएगी आपकी कि ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हो या स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हो, वहां हमने खुद टेंसेस के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पास्ट टेंस को लेके चल रहे हो तो आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट टेंस यूज कर रहे हो कि कहीं आप फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हो, तो वो ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों ने माइंड में रखनी है चीजें। और ग्रामर के अंदर आपका पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन भी आ जाता है, वो याद है ना कब हमने किया था। इधर भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इधर एक चीज इन्होंने ऐसे में डाली हुई है जो कि प्रेसी में नहीं थी, ना ही लेटर में होगी, बिजनेस राइटिंग में भी नहीं होगी, और ये चीज आपकी प्रेसी राइटिंग में भी नहीं होगी, कि आपने ऐसे राइटिंग के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किस हद तक किया है, उसके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं कि बच्चे ने इडियम्स को जो है वो इस्तेमाल करके अपनी ऐसे राइटिंग को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है, और सही यानी कि अप्रोप्रिएट भी लगाए हैं। ये नहीं कि उठा कर लगा तो दिया, किधर का इडियम लगाना था कहाँ लगा दिया है, के ऊपर कोई ईडीएम लगाने की यहाँ जरूरत थी, आपने जो है ना वो एजुकेशन का कोई उठाकर ईडीएम यहाँ लगा दिया क्योंकि जी ईडीएम लगाना था। जैसे वो नहीं आप लोग मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में हम कोटेशंस डालते हैं हाईलाइट करके, तो वो कोटेशन मौजू के ऊपर होनी चाहिए ना कि कोई भी कोटेशन बचपन की याद थी चलो जी लिख दो हाईलाइट करके, दो मार्क्स भी मिल जाएंगे, पेपर भी हमारा आधे से ज्यादा पड़ जाएगा। कितना हम लोग स्टूपिड काम करते होते थे। तो वो चीज नहीं करनी, रेलेवेंस होनी चाहिए, यहाँ एक फुल स्टॉप तक को देखा पढ़ा जाते हैं उसके ऊपर। तो कीप दैट इन माइंड। वो जो नॉर्मल हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक सिस्टम अलग है। ये लिटरली चाह रहे हैं कि लोग जो पढ़ कर यहाँ तो कुछ बनकर निकले, कुछ निकले, पता चले कि हाँ को पढ़ा लिखा बंदा या बंदी निकल रही है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स का इस्तेमाल हम अगर अप्रोप्रिएट और अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स हमारे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो मार्क्स ऑब्वियसली थोड़े से कम आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर यूज करना है। लेंथ ऑफ essay should be within the limit mentioned in the requirement। 150 वर्ड्स उन्होंने आपको कहे हैं, हमें 150 वर्ड्स की लिमिट में रहना है, कम और ज्यादा मार्क्स कटने का खतरा होता है, ठीक है, स्पेशली कम में। राइटिंग आपका, अच्छा ये जो है ना आपकी बेसिक वो दो पीस ऑफ राइटिंग का टेस्ट ले रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग एंड प्रोफेशनल राइटिंग। चेक कर रहे हैं कि आप जो हो किस हद तक अपने काम को फैंसी और क्रिएटिव बना सकते हो ऐसे की शक्ल में, और उसके बिल्कुल उलट वही कह रहे हैं कि कितनी सिंपल लैंग्वेज यूज करके टू द पॉइंट बात करके कंसाइज बात करके बगैर इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किए हुए आप बिजनेस राइटिंग कैसी कर सकते हो, कारोबारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपकी कितनी अच्छी है, उसका सेंटेंस किस तरह बना सकते हो, और क्रिएटिव राइटिंग के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। लेटर के अंदर आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करनी है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है,
उलझाना नहीं है अपने रीडर को, ना ही इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी डालनी है कि इडियम्स लिख लूं, मुहावरे लिख लूं, मेटाफर डाल दूं, ताकि मेरा जो पढ़ने वाला है ना वो भूल भुलैयों में ही वो हो जाए और उसको समझ ही ना आए मेरी। तो हमने इसका क्रिएटिव राइटिंग का बिल्कुल उलट करना है यहाँ, एज सिंपल एज पॉसिबल, एज ब्रीफ एज पॉसिबल, टू द पॉइंट, एंड प्रोफेशनलिज्म माइंड में रखते हुए। बच्चों वाली राइटिंग हमने, इमेच्योर राइटिंग हमने यहाँ बिल्कुल भी नहीं करी। तो आपके लेआउट का और फॉर्मेट को चेक करेंगे कि हमने जो डेट और एड्रेस और ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं बुक के अंदर, वो बच्चे सही तरीके से फॉलो करें, उसके मार्क्स होते हैं। और वो क्वेश्चन के इधर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। ठीक है, आपके सैंपल पेपर में भी है, ताकि बच्चों को फॉर्मेट की अहमियत का अंदाजा हो, वो ये ना समझे कि जो बीच में हम पैराग्राफिंग करेंगे उसके हमें ज्यादा मार्क्स मिलने हैं, तो उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। की है नहीं की है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट लाइन नहीं डालोगे। देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू नॉट ऐड इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आप साइन नहीं करते हो इनफॉर्मल के अंदर, आप फुल नेम नहीं लिखते हो इनफॉर्मल के अंदर नीचे, आप मिस्टर का वर्ड नहीं डालते हो सैल्यूटेशन के अंदर इनफॉर्मल में, आप सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखते हो इनफॉर्मल के अंदर। तो वो चीजें माइंड में रखनी, कभी कभी वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी दे देते, बड़ा पसंदीदा है। जो वो 8-9 दफा तो मेरे इस टेन्योर में हो चुका हुआ है कि जी एक दोस्त को खत लिखो कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ने की फर्दर इजाजत नहीं दे रहा, तो अपने दोस्त को आगे पढ़ने दे। बहुत दफा आया है ये लेटर। तो ये इनफॉर्मल है, ऐसे में आप अपना साइन नहीं करोगे, दोस्त को खत लिख रहे हो तो मिस्टर नहीं लिखोगे, सीधा सा डियर जो भी उस दोस्त का नाम होगा वो आप बना दोगे। एंड दैट दोस्त कैन बी अ सहेली ऑल्सो, उन्होंने सिर्फ फ्रेंड का वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा जी, बॉडी ऑफ द लेटर, पॉजिटिव न्यूज या न्यूट्रल न्यूज दे रहे हो तो उस हिसाब से आपने अपना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। अगर आप कोई नेगेटिव या सैडनिंग न्यूज या थोड़ी सी अनप्लेजेंट न्यूज दे रहे हो तो बफरिंग करके तो इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करोगे। मैंने किया हुआ है ना आप लोगों के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो यहाँ वो उन्होंने बफर का वर्ड इस वजह से यूज किया हुआ है। और पैराग्राफिंग आपकी मिनिमम चाहिए लेटर, और यहाँ वो लेटर से मुराद इनका वो भी है, ईमेल हो गया या लेटर हो गया या वो मेमो रिपोर्ट वगैरह हो गया, मेमो कह लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप ब्रीफली बताओगे कि क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट बताती है रीजन फॉर राइटिंग ब्रीफ में। इंट्रो पैराग्राफ भी आपका बताता है रीजन फॉर राइटिंग उसको कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उस सब्जेक्ट लाइन को एक पैराग्राफ की शक्ल देते हैं, डिटेल्स हम फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं देते। सेकंड पैराग्राफ हम जो बनाते हैं उसमें हम जिस मकसद के लिए हमने खत लिखा होता है, जो मकसद हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अभी सिर्फ ये थोड़ी सी, उसको डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम सेकंड पैराग्राफ में देते हैं। थर्ड पैराग्राफ कभी कभी बनाने की जरूरत होती है कि अगर हमने एक ही लेटर में या एक ही ईमेल के अंदर दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है, क्योंकि हम एक पैराग्राफ में तो एक ही पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, तो सेकंड थर्ड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ हम जब बनाते हैं जब हमें कोई एक को डिस्कस करना होता है, या थर्ड पैराग्राफ हम तब भी बनाते हैं जब हमने अपने रीडर को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना। जब आप बहुत सारे काम चाहते हो रीडर से तो आप थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनाते हो। अगर आप कोई एक काम चाह रहे हो रीडर से तो आप सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में वो एक सेंटेंस लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्ट बनानी है तो गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल, एक इंस्ट्रक्शन देनी है ना कि ये काम करके कल तक मुझसे राब्ता करो, तो उसके लिए एक पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपको उसको लास्ट सेकंड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में ही आप डाल दोगे। लेकिन अगर आपने उस इंसान को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देनी 3 से 4, तो फिर एक लाइन छोड़ोगे और तीसरा पैराग्राफ बनेगा। या तीसरा पैराग्राफ जब भी बन सकता है जो मैंने पहले बताया कि अगर आपने किसी और मुद्दे के ऊपर बात करनी है। दो मेन पॉइंट्स अगर आपके हैं तो आप वो टॉपिक सब्जेक्ट लाइन के अंदर उन दोनों को मेंशन करो। ओके, कंक्लूडिंग पैराग्राफ का मुराद इनकी ये है कि आप एक पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर आप करते हो। एक सेंटेंस या दो सेंटेंस भी हो सकते हैं जिसमें आप जाते जाते नाउ आई एम एंडिंग द,
लेटर और ईमेल। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, यानी कि रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, योर ट्रूली वगैरह। फिर सिग्नेचर लाइन होती है आपकी, जिसके अंदर दो चीजें लिखते हैं हम, सिग्नेचर लाइन या सिग्नेचर एरिया इसको कहते हैं। इसमें कौन सी दो चीजें डालते हैं? सिग्नेचर एंड फुल नेम। गुड। और अगर इनफॉर्म सिग्नेचर नहीं आएगा और सिर्फ फर्स्ट नेम आपका आएगा। जैसे मैं, अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं इनफॉर्मल में सिर्फ सादिया लिख दूंगी, रिगार्ड्स के बाद सादिया शेख नहीं लिखूंगी। ग्रामर और स्पेलिंग और विकेबलरी ये हर जगह ही चल रही है कि करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट आपकी विकेबलरी होनी चाहिए। अगर कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो विकेबलरी से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई मार्केटिंग या सेल्स लेटर लिख रहे हो तो आपकी विकेबलरी उस तरीके की होनी चाहिए। उधर आप मार्केटिंग या सेल्स वाले लेटर के अंदर कंप्लेन लेटर नहीं डाल, कंप्लेन लेटर की विकेबलरी नहीं डाल सकते हो। अगर आप किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो, में आप कंप्लेन लेटर की वोकैबलरी नहीं डाल सकते हो, या जॉब एप्लीकेशन की वोकैबलरी नहीं डाल सकते हो अगर आप किसी से इंक्वायरी ले रहे हो, यानी कि इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो जो भी आपका लेटर का टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी वोकैबलरी को चूज करना होगा। और अगेन है कि कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर यू हैव रादर होल्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। कि आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन मैं सही तरीके से लिख सकता हूँ, तो वो सेंटेंस या एक्सप्रेशन लिखो, वरना गो एज सिंपल एज पॉसिबल। इतना कॉम्प्लेक्स लिख दो कि सामने वाले को समझ ना आए, वो आपसे क्लैरिटी मांगे रियल लाइफ के अंदर भी, कि यू आर नॉट अ गुड राइटर, क्योंकि आपने अपनी बात को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से सामने वाले को रखा है कि उनके ऊपर से गुजर गई है। नॉट दैट उनको अंग्रेजी या उर्दू या पंजाबी नहीं आती होगी, वो आपका लिखने का तरीका ऐसा था कि वो उनको समझ नहीं आया। जबकि और आपको ये भी नहीं पता था कि आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो या लेटर और ईमेल कर रहे हो प्रोफेशनल, तो उसमें तो एज सिंपल एज पॉसिबल, चाहे कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, उर्दू, पंजाबी या अंग्रेजी। रिपोर्ट राइटिंग मैं इसको इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती है पूरा, क्योंकि ये लॉन्ग रिपोर्ट का उन्होंने दिया हुआ है, और वो पेपर में लॉन्ग रिपोर्ट अब नहीं देते। पहले भी कभी उन्होंने नहीं दी, अब वो शॉर्ट रिपोर्ट देते हैं। वो शॉर्ट रिपोर्ट यहाँ का क्राइटेरिया मेमो की शक्ल में रिपोर्ट देते हैं आपको। मेमो का भी एक सर्टन फॉर्मेट है, लेटर और ईमेल की तरह। वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हमने वो फॉर्मेट को फॉलो किया है। दैट गोज फॉर मेमो राइटिंग, जो कि सिंपल होता है, या मेमो रिपोर्ट राइटिंग। दोनों के वो फॉर्मेट को चेक करेंगे कि बच्चे ने फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं लिखा। दूसरे वो चेकिंग करेंगे कि टॉपिक के ऊपर आते हैं जो है वो मेमो और या मेमो राइटिंग, मेमो रिपोर्ट लिखी है कि नहीं लिखी। मांगा आपसे पूछ गया था टॉपिक के अंदर लिख, आप पूछ रहे हो, जैसे अभी कल परसों एक हमारा हुआ भी था, वो ट्रिप के ऊपर जो जाना था, कि हम एक्सेप्ट कर रहे थे तो अगले बंदे ने समझा कि हमने रिक्वेस्ट करनी है। तो वो अगर ऐसे में हमने फॉर्मेट अच्छा लिखा है लेकिन अंदर का बॉडी में मैटर जो है उलट लिख दिया, तो फिर सारी बातें मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे। डेजिग्नेशन, नाम सेंडर का, रिसीवर का मेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डेट, सब्जेक्ट, टू, फ्रॉम वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने डाली है कि नहीं डाली। बॉडी में इंट्रोडक्शन, वही लेटर की तरह इंट्रो पैराग्राफ अलग दिया है, डिटेल्ड पैराग्राफ आपने अलग दिया है, या एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ लिख दिया। अगर एक में लिख दिया तो फिर अगेन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर भी इंट्रो अलग चाहिए उनको, और डिटेल्स वाला पैराग्राफ उनको अलग चाहिए। डिटेल्स वाला कह लो, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ कह लो, वो अलग चाहिए। फिर वही कंक्लूडिंग सेक्शन भी उनको चाहिए एक अलग से, कि जहां आप जाते जाते उनको जो हो वो बता रहे हो कि नाउ आई एम एंडिंग दिस रिपोर्ट या आई एम एंडिंग दिस मेमो। करेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग और लैंग्वेज यहाँ भी अगेन यूज हुई भी है। इधर सिग्नेचर मेमोज के अंदर ऑप्शनल होते हैं। अगर टॉपिक ऐसा है कि आपने किसी चीज को ऑथराइज करना है या आपकी इजाजत के बगैर जो है ये पीस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम साइन करते हैं मेमो में, वरना डिफॉल्ट मेमोज या मेमो रिपोर्ट में साइन नहीं होता, और ईमेल में भी नहीं होता। ईमेल में भी ऑप्शनल होता है साइन के, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम डिजिटल साइन हमारे सिस्टम में पड़ा होता है तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने साइन को, और फिर अगले बंदे को ईमेल भेज देते हैं, क्योंकि उस ईमेल की सिचुएशन और नौयत के हिसाब से राइटर का सिग्नेचर होना जरूरी था, क्योंकि उसने किसी चीज को ऑथराइज करना था कि हाँ मेरी तरफ से इजाजत है, कोई मेरी जगह लिख दे
सादिया शेख का करके या वो पासवर्ड डाल के और अगले बंदे को भेज दिए, तो मेरा तो सिग्नेचर होना चाहिए वहां जरूरी ना। तो वो आपके कहीं ना कहीं हिडन फाइल के अंदर होता है सिग्नेचर, वो आप डालते हो तो फिर अगले बंदे को पता चलता है, क्योंकि ये ऑथराइज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके अंदर साइन है। जिस तरह मेमो को वो चेक करेंगे, उसी तरह वो मेमो रिपोर्ट सेम। ईमेल का इन्होंने यहाँ डाला हुआ नहीं है। ईमेल का भी वही है कि आपने जो है वो फ्रॉम टू और सब्जेक्ट डाला है कि नहीं डाला, प्रॉपर आईडी बनाई है कि नहीं बनाई है, और कहीं डेट के साथ या उसके साथ डेट तो नहीं लिखनी है ईमेल के अंदर, आपने डेट मेंशन नहीं करनी है। कल मैंने फाइल शेयर की थी, वो चेक की थी ओपन करके, यहाँ भी थोड़ा सा मैंने शेयर आईडी मेमो के अंदर डाल दी थी। तो वो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जब आप स्पेशली प्रैक्टिस वाले फेज में आओगे ना, तो जब हर चीज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेचुरल है कि फॉर्मेट गड़बड़ हो सकते हैं माइंड के अंदर। तो जब आप लिख रहे हो, लिखने से पहले पहले टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लो कि भाई मैं ईमेल मांगी है मुझसे, मेमो मांगा है या मेमो रिपोर्ट मांगी है या लेटर मांगा, पहले तो इसको डिसाइड कर लो। इन चारों पांचों चीजों में से कोई एक ही चीज उन्होंने मांगनी है। उसके बाद फिर अब आपने अपना फॉर्मेट लिखना है, और लेटर लिखने के बाद दोबारा से एक दफा फॉर्मेट को रीचेक कर लो कि मैं लिखते लिखते कहीं, क्योंकि घर में भी गड़बड़ हो रही थी, ईमेल आईडी मैंने बना ली थी, तो यहाँ मेमो मांगा था, कहीं मैंने ईमेल आईडी तो नहीं लिख दी। इधर मुझे मेमो में बंदा या इंसानों का नाम और या उनकी डेजिग्नेशन मेंशन कर, तो आईडी नहीं करना था। या ईमेल लिखनी थी तो मैंने कहीं मेमो वाली चीज तो नहीं डाल दी टू फ्रॉम, क्योंकि हम वो टू फ्रॉम और डेट और सब्जेक्ट से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो लफ्ज हमें लिखने हैं, TOFROM और DAT टाइप है ना। तो जब वो ईमेल में भी लिखनी है और वो मेमो में भी लिखनी है, तो उधर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि लेटर के अंदर तुमने टू फ्रॉम डेट लिखना ही नहीं है, तो वो लेटर में इतनी गड़बड़ नहीं हो रही है, मेमो और ईमेल में गड़बड़ हो जा रही है। तो वो हम रीचेक एंड में कर सकते हैं अपने काम को कि भाई मुझे ईमेल लिखनी थी तो मैंने ईमेल आईडी डाली है, यहाँ कहीं मेमो वाला सिस्टम तो नहीं कर दिया मैंने। डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, जो दो नए बच्चे आए हैं। और तो जो भी, अब तो खैर आप लोग पुराने हो गए हो, तो बच्चा आए ना, उसको आके टीचर्स को ये कि वी आर, कि मिस कोई चीज अगर आपने पहले शेयर की हुई है, या टीए से बात कर लें कि मिस को कह दें, तो वो अब हमारे साथ जरा दोबारा ग्रुप के अंदर शेयर कर लें, क्योंकि टीए के पास भी वही फाइल्स होती हैं जो मैंने शेयर करनी होती है। इन्फॉर्म तो करो कि आप न्यू एंट्री हो, तो ही पता चलेगा ना। जी, ऑनलाइन में से शिफा, आप न्यू एंट्रेंट हो बेटा? जैनब और हादिया और लाइबा वगैरह से तो है मेरा वो। शिफा, आपने कब से ज्वाइन किया बेटा, ये मुझे बताना। कौन कौन बच्चा विकेबलरी पे काम कर रहा है? गुड है। थोड़े थोड़े हाथ क्यों खड़े हो रहे हैं, ज्यादा ज्यादा हाथ खड़े हो ना अगर कर रहे हो तो। गुड है। थोड़ा थोड़ा लगे रहो ना, तो एंड टाइम पे फिर वो बर्डन नहीं लगेगा। एक बच्चा बैच 24 के मेरा है, वो कह रहे थे कि मैंने बुक की सारी कर ली है, और जो एक्स्ट्रा वाली टीचर्स ने दी हुई थी वो बस मुझे और दे दे। मैंने कहा ये पहला बच्चा मेरे इसमें आया है कि वो सारी लिटरली उन्होंने कर ली हुई है। तो मगर स्लो एंड स्टडी भी करते रहोगे तो चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिस्टम्स ऑन किए? ओके। अभी आई गिव यू अ टॉपिक टू राइट एन essay on, और अच्छा, ये नए बच्चों को शायद नहीं पता होगा अगर आपने इंट्रो क्लास नहीं ली, कि जो लेटर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर वो सीधा सीधा आपको टॉपिक दे सकते हैं कि लेटर लिख दो, ईमेल लिख दो, मेमो रिपोर्ट लिख दो। दूसरा क्या क्वेश्चन दे सकते हैं उसकी जगह? गुड है, याद है ना कि लेटर एनालिसिस वाला सेक्शन है, कि वो बनी बनाई गलत ईमेल या लेटर या मेमो रिपोर्ट दे देंगे, वो कहेंगे इसमें से आपने 5 वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। सॉरी, वो उनकी मर्जी है, गलत करके दे दें। तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हमें पता होती कि क्या उसमें से गलतियां होंगी, लेकिन वीकनेसेस होंगी। फॉर्मेट की हो सकती हैं, अंदर ग्रामर की वीकनेसेस हो सकती हैं, टोन की, स्टाइल की हो सकती है, स्पेलिंग भी हो सकती है। तो उन्होंने बेसिकली वर्ड यूज किया हुआ है वीकनेस।
उन्होंने एरर्स या मिस्टेक्स यूज नहीं किया हुआ वर्ड, क्योंकि वो बहुत लाइट, उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया हुआ है कि वीकनेसेस फाइंड आउट करनी है। पढ़ने में लगता है कि ग्रामर में तो ठीक है, तो ऐसा मतलब है कि हमारी अंग्रेजी वीक है, क्योंकि ये जो टूटी फूटी अंग्रेजी लिखी हुई थी, तो इस तरीके से नहीं लिखनी चाहिए थी। ऑल्दो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इधर इस सिचुएशन के हिसाब से, प्रोफेशनल राइटिंग के हिसाब से वो सही नहीं है, इमेच्योर पीस ऑफ राइटिंग है। तो वो इस वजह से उन्होंने ग्रामर के एरर्स निकालो, उन्होंने कहा वीकनेसेस निकालो, कि जो बात जिस टोन में, जिस स्टाइल में, बचगाना तरीके से, इमेच्योरिटी के साथ यहाँ की गई है, उसको हम ओके नहीं कर सकते। उसको हाईलाइट करना जरूरी है कि ये बात कहनी चाहिए थी, यही पॉइंट कहना चाहिए था, लेकिन वर्ड चॉइस गलत है। ये बहुत ज्यादा बच्चों वाली इंग्लिश लग रही है। इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, प्रोफेशनल वे के अंदर इसी बात को कन्वे करना चाहिए था। तो वो ये मांग रहे हैं कि आप वीकनेस हाईलाइट करो, नॉट ओनली कि ग्रामर हाईलाइट करो। ये प्लीज माइंड में रखना, वो जान के ग्रामर की मिस्टेक्स देंगे भी। वो ये देखेंगे कि बच्चा इजी वे आउट ले रहा है, कि 5 ग्रामर की या 4 ग्रामर की मिस्टेक और एक फॉर्मेट की मिस्टेक निकाल दी है, और जो मेजर मिस्टेक थी वो बच्चे ने निकाली ही नहीं है। तो डोंट बी कॉन्फिडेंट कि मैं 5 एरर्स निकाल के आ गया हूँ। 5 वीकनेसेस निकालनी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं। ठीक है, दैट कैन बी वन ऑफ द weaknesses, but not the only weaknesses that you need to highlight. uh, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ और इधर लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। जी शिफा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओ, चली नहीं, नाराज हो गई। मैंने कहा मिस बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं चली ही जाऊँ। कभी कभी वैसे, टू बी ऑनेस्ट, नेट का इशू भी हो जाता है। ऐसे में फिर बंदा जो है वो व्हाट्सएप करके भी नहीं इन्फॉर्म कर सकता कि हाँ मैं प्रॉब्लम में है। डिड वी डू द प्रिंटिंग मशीन? एनो नहीं, ट्रांसफर कर प्रिंट का इलाहाबाद में बिल्डिंग पे सीक्वेंस खराब नहीं करो, बच्चे बैठे उसका छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे, यानी कि हमारा ये जो एड्रेस है 57 ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। हम सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जो भी गार्डन बिल्डिंग कौन से ब्लॉक में है, और वो ब्लॉक कौन से इलाके में है, वो इलाका कौन से शहर में है, और शहर कौन, and so on and so forth. We always start. Okay, HR manager, fine limited, college road, Johor town, Lahore। अच्छा, कॉलेज रोड और जौहर टाउन। तो भी बच्चे जरा देखिएगा सामने एक आया लेटर हमें। साइम शकील ठीक है, एचआर मैनेजर बिल्कुल ठीक है, फाइन लिमिटेड कंपनी का नेम है, कॉलेज रोड एंड जौहर टाउन, दे अलग चीजें हैं। रोड का नाम है और एक इलाके का नाम है, तो इसके बीच में कॉमा आएगा। जहां भी हम दो चीजों को अलग अलग एंटिटीज को डाल रहे होते हैं, शहर और मुल्क को डाल रहे होते हैं, इलाका और शहर को डाल रहे होते हैं, तो हम बीच में कॉमा देते हैं। और दूसरा बेटा, ये कॉलेज रोड पे तो है ये बिल्डिंग या ये ऑफिस, लेकिन अगेन कहाँ खड़ा हुआ है ये ऑफिस, कौन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 12 कॉलेज रोड है, 48 बी कॉलेज रोड है, 104 कॉलेज रोड है, कौन सा है वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, इंक्रीज द बोनस ऑफ एम्प्लॉइज, रिक्वेस्ट का वर्ड डालेंगे हम। ठीक है, इंक्रीज द बोनस ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे लग रहा है आप ऑर्डर कर रहे हैं हम किसी को, इंक्रीज कर दें फलाना। ठीक है, रिक्वेस्ट का वर्ड आप डालेंगे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं उनको।
Hope find the reason to write this letter is to bring the matter of increase, eh? Bring the matter of increase in the bonus of employees up to 5%. This increase will then decision for our company. Okay. हम इंट्रो में सिर्फ ये बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए कि एम्प्लॉइज ये हमारी कंपनी के उसको बोनस को इंक्रीज कर दिया जाए या इंक्रीमेंट लगा दिया जाए। कितने परसेंट लगाना है वो हम एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स में आ जाएगा, वो हम सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे। पीछे वाले बच्चे वो मैं सिर्फ इनको थोड़ी फीडबैक दे रही हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जरा सामने देखे, उनको बाद में गाइड कर दीजिएगा ना आप। डिटेल इसके अंदर दो मेंशन है कि एक तो हमारी कंपनी के लिए ये फायदेमंद होगा, और दूसरा ये कि 5% बोनस अगर हम दे रहे हैं उनको, तो ये भी हम एक एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि हमने इंट्रो वाले पैराग्राफ में हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है और हमारी डेजिग्नेशन क्या है। और ये अगर हम डाल देंगे तो फिर ये नंबर ऑफ वर्ड्स हमारी इंट्रो के पूरे हो जाएंगे, जब निकाल देंगे। Okay, our company surely has the finest employees who have always shown their best. Good. The amount of hard work they have shown is truly commendable. The teamwork is one of the main factors that for which company is on its way to success. The profit of company earned due to the endless efforts of the employees cannot be denied. In order to get the best from our staff, it is important them the best too. An increase in their bonus will surely boost their confidence and hence। अच्छा, बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन इधर इंट्रोड्यूस कराने के बाद कि हम बोनस के लिए लेटर लिख रहे हैं, उस मेन चीज को यहाँ कहीं होना चाहिए था। उसके बाद एम्प्लॉयज की तारीफ होनी चाहिए थी। जो चीज यहाँ थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि एन इंक्रीज इन देयर बोनस विल श्योरली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ये स्टार्ट में होना चाहिए यहाँ। उसके बाद हम उनकी तारीफ बेशक यहाँ कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट है हमारा, हमने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में हम सिर्फ उनकी तारीफें कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की मेन मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है यहाँ। ऐसे लग रहा है कि हम ये सिर्फ उनकी तारीफ का लेटर लिख रहे हैं जिसकी डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं। ऑल्दो उल्टी बात यह है कि हमने तारीफ करनी है उनकी क्योंकि हम उनको बोनस देना चाह रहे हैं। तो ये जो तारीफ वाला एलिमेंट है ये सेकेंडरी हो जाएगा, और जो बोनस की इंक्रीज है वो अहम होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंस रखती है, वो पहले आनी चाहिए। Okay, an increase in the bonus boost, we will work even more hard. The will to work even more hard will increase. Okay, I hope you will work on my advice. Okay, ठीक। बाकी बिल्कुल ठीक है। आई होप नंबर ऑफ वर्ड्स भी पूरे थे, इसमें मैं काउंट नहीं कर सकती क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म की फाइल है। हाँ, वर्ड्स आएंगे नहीं, थोड़ी सी ऑल्टरेशन की जरूरत है, बाकी बिल्कुल ठीक है। आप समझो कि वो जो हमने वो रिप्लेसमेंट वाली चीज है ना, मूवमेंट वाली, वो हमने करनी है आर्म्स वाली, कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपने सर्टेन चीजों को मूव करना है बस। गुड जॉब जानब। ओके, हादिया आपका नहीं आया बेटा, इधर ही दे दीजिए ताकि फिर मैं फीडबैक आपके साथ इंस्टेंटली शेयर कर लूँ। वी स्टिल हैव। गुड जॉब जानब। वो कर लिया ग्रामर की।